तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी 2.2। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हेस का नियम। हेस का नियम एक सरल टॉपिक है और यह बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसके नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिकों ने 1840 में किया था। इसके अनुसार ए से जेड में परिवर्तन, मतलब कोई पदार्थ ए है उसको हम जेड पदार्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें Q1 ऊष्मा मुक्त हो रही है। इसी प्रकार ए से जेड में परिवर्तन, लेकिन यह परिवर्तन कई स्टेपों में हो रहा है, जैसे ए से बी, बी से सी और सी से जेड, मतलब कई स्टेप में हो रहा है। ए से बी में Q1 ऊष्मा मुक्त हो रही है और बी से सी में Q2 ऊष्मा मुक्त हो रही है और सी से जेड में Q3 ऊष्मा मुक्त हो रही है। अगर ये ए से जेड में कई स्टेपों में परिवर्तन की मुक्त ऊर्जा को अगर जोड़ेंगे तो वह मुक्त ऊर्जा एक ही स्टेप में ए से जेड में परिवर्तन में सर्जित मुक्त ऊष्मा Q1 के बराबर होती है। चलिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा, हेस के नियम का प्रतिपादन रूसी रसायनज्ञ ने 1840 में किया था। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न कराया जाता है, मतलब एक प्रक्रम ये हो गया एक ही स्टेप में और ये हो गया हमारा दूसरा प्रक्रम जो हमें कई स्टेपों में हो रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा, तो ये संपूर्ण प्रक्रम में मतलब ए से जेड में परिवर्तन में उत्सर्जित ऊष्मा और यहाँ से ए से जेड में कई स्टेपों में उत्सर्जित ऊष्मा, ए से जेड में परिवर्तन एक ही स्टेप में हो या ए से जेड में कई स्टेपों में परिवर्तन हो, तब भी उनका जो सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का परिणाम है वह समान रहेगा। अब सैद्धांतिक प्रमाण, इसका सैद्धांतिक प्रमाण, माना पहली विधि में सीधे परिवर्तन होता है, मतलब जो पहली विधि है उसमें जैसे ए से जेड सीधी परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक ही स्टेप में परिवर्तन हो रहा है, इसमें Q1 ऊष्मा मुक्त होती है। अर्थात पदार्थ ए का परिवर्तन पदार्थ जेड में सीधे परिवर्तन होता है, ठीक है। तथा दूसरी विधि में ए से जेड में परिवर्तन कई स्टेपों में होता है, जैसे ए से बी, बी से सी और सी से जेड। सीधे परिवर्तन में ए से जेड में Q1 ऊष्मा मुक्त हो रही है और कई स्टेपों में जैसे ए से बी प्लस Q1 ऊष्मा मुक्त हो रही है, बी से सी प्लस Q2 ऊष्मा मुक्त हो रही है और सी से जेड Q3 ऊष्मा मुक्त हो रही है। अब जहाँ Q1, Q2, Q3 मुक्त ऊष्मा है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q2। हेस के नियम के अनुसार Q1 इक्वल टू Q2, क्योंकि हेस का नियम ये कह रहा है कि ए से सीधे परिवर्तन में जितनी ऊष्मा मुक्त हो रही है ए से जेड में उतनी ही ए से जेड कई स्टेपों में जो प्रक्रम हो रहा है उसमें भी उतनी ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी। प्रायोगिक प्रमाण, तो पहला तरीका सीधे CO2 गैस बनाने का, हमें डायरेक्ट मतलब एक ही स्टेप में हमें CO2 गैस बनाने हैं। तो हमारे पास कार्बन सॉलिड रूप में है और ऑक्सीजन गैस के रूप में है। अब कार्बन और ऑक्सीजन को जब क्रिया कराते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होगी, प्लस 94.3 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। वही दूसरा तरीका, मतलब कई स्टेपों में, तो कार्बन हमारा सॉलिड रूप में है और हाफ O2 गैस के रूप में है, तो हम दोनों को क्रिया कराएंगे तो हमें मोनोडाई ऑक्साइड प्राप्त होगा गैस के रूप में, प्लस 26 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। अब मोनोडाई ऑक्साइड को पुनः हाफ O2 के साथ क्रिया कराएंगे, तब का मोनोडाई ऑक्साइड को हाफ O2 के साथ क्रिया करा रहे हैं तो इसमें हमें CO2 गैस प्राप्त होगा तथा 68.3 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। अब जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो ऊष्मा मुक्त हुई है, अगर वो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें जो हमारा एक ही स्टेप में CO2 गैस प्राप्त हुआ है उसके मुक्त ऊष्मा के वह बराबर होगा। 26 प्लस 68.3 इक्वल टू 94.3, जो कि हमें सीधे मतलब एक ही स्टेप में CO2 गैस बनाने में जो मुक्त ऊर्जा प्राप्त हुई है उसके बराबर है। इससे हेस का नियम सिद्ध होता है, क्योंकि दोनों तरीके से मुक्त ऊष्मा का परिणाम समान ही रहता है। निष्कर्षण, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसके बनने की विधि पर डिपेंड नहीं करता, यह समय पर निर्भर नहीं करता,
अर्थात जो हमारा पहला विधि है उसमें वह CO2 गैस डायरेक्ट बना रहे हैं, मतलब उसमें तीव्रता से बन रही है CO2 गैस। और जो सेकंड कई स्टेपों में है उसमें जो CO2 गैस बनने की प्रक्रिया है वह थोड़ी मंद है, इसलिए यह समय पर निर्भर नहीं करता है। इसे घटाया, जोड़ा या गुणा किया जा सकता है। यहाँ हमारा हेस का नियम समाप्त होता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।